नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 13 जिसका नाम है सैम्पलिंग मेथड्स। अब सैम्पलिंग मेथड के अंदर आता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो ये सभी इस यूनिट के अंदर आएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो इसकी ज़रूरत हमें कई जगह महसूस होती है। बिजनेस एंड फाइनेंस में इसकी ज़रूरत होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टूल है। और कई जगह और भी यूज़ होता है जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पता करना होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या हैबिट्स हैं, या किसी तरह का कोई सर्वे करना होता है, चीज़ें जाननी होती हैं, तब ये सैम्पलिंग का, क्योंकि हम सभी इंटायर पॉपुलेशन को तो जाकर इंटरव्यू नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। तो उसमें से एक सैंपल लेके कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को लेकर उनके साथ में डिस्कशन करके या उनसे बात करके उनके बारे में पता लगाते हैं। अब जैसे कि ये है कि डिसीजन मेकिंग अगर लेना है, एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए अगर हमें ये चेक करना है कि किसी मिल्क प्लांट जो है अगर वो 1 लाख लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो वो और उसके ये देखना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मान लीजिए वो 1 लाख अगर लीटर अगर मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, 1 लीटर के पैकेट हैं, 1 लाख पैकेट है, तो सारे पैकेट खोल के तो हम क्वालिटी चेक नहीं कर सकते ना। तो उसी में ये है कि हम रैंडमली कुछ हर बैच के कुछ एक बैचेस के कुछ एक जो सैंपल हैं वो लेंगे और उनको चेक करेंगे। इसी तरह से अगर कोई मार्केट सर्वे करना है तो हर एक का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। किसी शहर में किसी हाउस होल्ड के क्या चॉइसेस हैं उनके बारे में जानना है, तो हर एक को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते। वहाँ भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमें लेना होता है, उसी से हमें पता लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। जैसे कि इसमें है आपका, जैसे स्टैटिशियन जो यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो रिफ़र करने के लिए नॉट ओनली टू द पीपल बट टू ऑल द आइटम दैट आर टू बी स्टडीड। तो पॉपुलेशन वर्ड जो है वो स्टैटिशियंस जो यूज़ करते हैं, जो सैम्पलिंग करते हैं, वो किस संदर्भ में यूज़ करते हैं। वो सिर्फ उसका मतलब पॉपुलेशन ही नहीं है, मतलब पीपल ही नहीं है, वो जितनी भी जो भी आइटम जो स्टडी करना है उसको वो पॉपुलेशन कहते हैं। ऐसे ही सैम्पल जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो इसलिए है टू यूज़ द डिस्क्राइब द पोर्शन चूजेस फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी कि जो टोटल जो चंक है उसमें से जो चीज़ें निकाली गई हैं, जो लोग चाहे वो ह्यूमंस हो सकते हैं या फिर वो कुछ और आइटम हो सकते हैं, उसमें से जो जो पिक की गई चीज़ें, जो अमाउंट जो आइटम्स हैं जो पिक किए गए हैं, जिनके बाद जिनसे हम डेटा निकालेंगे, तो वो उसको हम बेसिकली सैंपल कहेंगे। अब इसमें देखते हैं वी कैन डिस्क्राइब सैंपल एंड पॉपुलेशन बाय यूजिंग मेजर्स सच एज मीन, मीडियन, मोडियन, इन सबको यूज़ करके, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको यूज़ करके हम इसको देखते हैं। तो ये सारे जो हैं वो पैरामीटर्स हैं इनके। कुछ खास इसमें अब साथियों यहाँ पर जो बात आती है, कन्वेंशनली क्या था, स्टैटिशियन जो है वो लोअर रोमन लेटर यूज़ करते थे इनको डिनोट करने के लिए। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे डेफिनेशन है पॉपुलेशन और सैंपल को, जैसे यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रखा है कि पॉपुलेशन में हम कौन कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं और सैंपल जो होते हैं वो किस किस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो साइज़ है वो एन से, बड़े एन से, कैपिटल एन से किया जाता है। सैंपल के केस में स्मॉल एन से किया जाता है। मीन जो है, तो ये अलग अलग जो लेटर्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं किससे डिनोट किया जाता है। ऐसे ही हमारा, अब हम आते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो बेसिकली जो सैम्पलिंग है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो नॉन रैंडम और जजमेंटल सैम्पलिंग, या तो फिर क्या होगी, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जहाँ कहीं भी रैंडम सैम्पलिंग होगी, यानी कि किसी तरह का कोई भी जजमेंट, आपने कोई भी डिसीजन उसमें नहीं लगाया, कोई कंडीशन किसी तरह की नहीं लगाई है, तो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। जहाँ आपने कोई जजमेंट या कंडीशन कुछ लगाई हुई है, वहाँ पर वो जो है वो नॉन रैंडम या नॉन जजमेंटल सैम्पलिंग हो जाएगी। इन probability sampling, all the item of the population have a chance to being chosen in the sample. In judgmental sampling, personal knowledge or opinion are used to identify the item from the population. जो रैंडम वाला होगा ना, उसमें तो कोई भी चूज़ किया जा सकता है। जितने भी आइटम हैं, जो पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर हैं, वो किसी का भी नंबर उसमें आ सकता है, कोई भी सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारा दूसरा जो टाइप है, जजमेंटल सैंपलिंग है, वहाँ पर क्या है, कोई पर्सनल नॉलेज से हमने या किसी तरह का ओपिनियन वहाँ पे यूज़ किया गया है टू आइडेंटिफाई द आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस में से किस किस आइटम को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हमने कोई ओपिनियन या कोई नॉलेज वहाँ पर यूज़ की है, कुछ कंडीशन वहाँ पर लगा दी है कि ये कंडीशन पर्टिकुलर जो फुलफ़िल करेगा वो हमारे इस सैंपल का पार्ट हो सकता है। तो उस केस में क्या है, कुछ एक जो जो लोग ऐसे होंगे या जो आइटम्स ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर
क्राइटेरिया पर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उनको उसमें सेलेक्ट होना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। अ सैंपल सेलेक्टेड बाय जजमेंट सैंपलिंग इज़ बेस्ड ऑन समवन्स एक्सपीरियंस विद द पॉपुलेशन। तो ये है साथियों, ऐसे ही हमारा इसमें और कुछ नहीं है, जो रैंडम और जजमेंटल सैंपलिंग है इसके बारे में आप या आपने डिस्कस कर लिया, तो इतना ही आपको याद रखना है। बायस सैंपल क्या होंगे? बायस सैंपल कोई मान लीजिए, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए वुमेन्स बिल पे डिबेट होती है कि महिला आरक्षण बिल पे कोई बात होती है कि महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पे अगर इस मुद्दे पे अगर बात होती है, राय अगर लेनी है कि मतलब ओपिनियन कैसा है जो वहाँ पर लोगों का, तो अगर आप एक ऐसा सैंपल साइज़ लेते हैं जहाँ पर क्या है, ज़्यादातर जो है, जो सैंपल में वुमेन है, तो वुमेन से ही अगर ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी तो वहाँ पर ये हो सकता है, चांसेस हैं कि वुमेन जो हैं वो थोड़ा-सा उस तरफ बायस्ड हों कि वो चाहें कि जो जो पार्लियामेंट में वुमेन्स बिल है वो पास हो, यानी कि उनकी मंशा ऐसी हो। तो वहाँ पर ये हो सकता है कि फिर आप रिपोर्ट कर दें कि लगभग 95% जो है वो फ़ेवर में है रिज़र्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। तो इस तरह का हो सकता है, तो वहाँ पर इसको हम फ्री नहीं मानेंगे, इसको हम बेसिकली बायस्ड सैंपलिंग कह सकते हैं। क्योंकि आपने एक स्पेशली जो है वुमेन बिल के बारे में पूछना है, तो आपने ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन से पूछा है, सभी उसमें जिसमें वुमेन भी हों, मेन भी हों, सभी को, बच्चे भी हों, बुजुर्ग हों, सबको शामिल किया है, तो ऐसा नहीं है। आपने केवल वुमेन पॉपुलेशन को ही लेकर और वुमेन बिल के बारे में पूछा है, तो ये एक तरह से बायस्ड सैंपलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है, सम टाइम लेटर द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप द इशू विद द फॉरेन एफडीआई टू प्रिंट मीडिया। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब वो पूछने किससे जाते हैं? अब वो अगर आम आदमी से, लोगों से पूछते हैं तो फिर चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर वो स्पेशली क्या करते हैं, वो जाके पूछते हैं जितने भी जो मीडिया के जो ओनर्स हैं, न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हैं, उनसे अगर पूछते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर उनमें से जो होंगे, पब्लिशर्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, जो नेशनल रीजनल न्यूज़पेपर के पब्लिशर हैं, वो उसके फ़ेवर में नहीं होंगे एफडीआई के, कि एफडीआई प्रिंट मीडिया में आए। तो अगर इस तरह का सैंपल लेंगे, इस तरह की सर्वे करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, जो रिज़ल्ट आएँगे वो बायस्ड रिज़ल्ट होंगे, वो अनबायस्ड नहीं होंगे। तो ये दोनों जो एग्जांपल थे साथियों, यू पिक्ड अ बायस सैंपल बाय चूजिंग पीपल हु वुड हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑन द इशू। मतलब आपने ऐसे लोगों को चूज़ किया है जिनकी फीलिंग उस इशू पे, जो उनके लिए सेंसिटिव इशू है, वो उस इशू पे उनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग थी, और इसीलिए यू हैव टू हैव प्रॉपर सैंपलिंग। अब ये है, नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं, तो रैंडम सैंपलिंग बेसिकली 4 तरह की होती है। फर्दर जो है वो 4 टाइप की 4 टाइप की हो सकती है, जो कि है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर सैंपलिंग। अब ये चारों क्या हैं, इनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो सेलेक्ट करती है सैंपल बाय द मेथड दैट अलाउ each possible sample to have an equal probability of being picked and each item in the entire population to have an equal chance of being included in the system sample। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अब ये जो इसमें सिलेक्शन होता है, जब हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो भी आइटम्स हैं, उन सभी को इक्वल चांस होता है टू बी सेलेक्टेड इन सैंपल। जितने भी आइटम हैं, उन सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है टू बीइंग पिक्ड एंड ईच आइटम इन द इंटायर पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। सबके पास चांस जो है वो बराबर होता है, किसी तरह का कोई भी बायसनेस उसमें नहीं होता है कि किसी के चांसेस कम हैं, किसी के चांसेस ज़्यादा हैं, इस तरह के काम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास 4 टीनेजर हैं, जिनको हम ए, बी, सी और डी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें क्या है, एक इनके 2 लोगों के पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं। 2 लोगों के पॉसिबल सैंपल क्या हो सकते हैं, ये ए बी, ए सी, ए डी, यानी कि इस तरह से हो सकते हैं। ग्रुप बनाने हैं किन्हीं 2 को जोड़ के, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि या तो वो ए बी बन जाएँ या ए सी, मतलब हर एक जो पर्सन है उसके वो 3 ग्रुप में शामिल हो सकता है मैक्सिमम। जो मैक्सिमम, जैसे ए है, ए बी के साथ पेयर कर सकता है, सी के साथ कर सकता है और डी के साथ पेयर कर सकता है। तो 3 ग्रुप में ये हो सकता है। ऐसे ही बी भी ए के साथ कर सकता है, सी के साथ कर सकता है, डी के साथ। तो 3-3 ग्रुप में ये सभी लोग हो सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, क्या वो कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी, जो सैंपल बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो 6 तरह के सैंपल बन सकते हैं। या तो ए और बी सैंपल बन सकते हैं, ये एक सैंपल हो सकता है, ए और सी हो सकता है। तो ये 6 तरह के सैंपल बन सकते हैं। हर एक जो आइटम है, यानी कि जो टीनेजर है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 ग्रुप में शामिल होने की है। यानी कि उसके पास कितने चांसेस हैं? 50% चांसेस हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक अगर ग्रुप निकाला जाता है इन 6 में से, तो इसकी पॉसिबिलिटी कि
सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, या बी सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि हाफ चांस 50% चांसेस हैं कि वो वाला ग्रुप निकाला जाएगा जिसमें ए या बी उसके पार्ट होंगे, किसी एक को भी हम लेते हैं तो हर एक के पास 50% चांसेस होगा। टोटल जो है हमारे पास 6 तरह के इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पॉसिबल हैं। तो इसको हम साथियों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब ये साथियों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब मान लीजिए पुराना ही यही एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करते हैं कि जो टीनेजर्स का है, अगर हम लिखते हैं कि 4 आइडेंटिकल स्लिप में लिखते हैं पेपर के और फोल्ड करते हैं, ABCD लिखते हैं और रैंडमली पिक करते हैं किसी एनी 2 को, तो हमें सैंपल मिल जाता है। वाइल पिकिंग अप 2 स्लिप्स वी में पिक 1 अप, कीप इट अवे। एंड अब मान लीजिए कोई, अब इसमें सिंपल, आप इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं डीप में। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर आपके पास जो आइटम है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसमें जो आइटम्स हैं यानी कि जो लोग हैं या जो भी जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं, जिसका भी सैंपल आप ले रहे हैं, उस वो है, उसमें से अगर आप कोई आइटम पिक करते हैं जो आपने सैंपल के लिए सेलेक्ट किया, आपको मान लीजिए 4 आइटम सेलेक्ट करने हैं, 4 आइटम सेलेक्ट करने हैं अपना सैंपल बनाने के लिए। तो आपने एक आइटम जो सेलेक्ट किया, पर्ची है मान लीजिए, उसमें 10 पर्चियाँ आपने डाल दी हैं, 10 में से 4 पर्चियाँ आपको निकालनी है। तो आपने एक पहली पर्ची निकाली, उसके बाद में उसको आपने एक साइड में रख दिया, उसको आपने एक साइड में रख दिया, दूसरी पर्ची निकाली, उसको एक साइड में रख दिया, तीसरी निकाली, उसको एक साइड में। यानी कि जो पर्ची आपने पहले निकाली उसको आपने वापस इसमें नहीं डाला दूसरी पर्ची निकालने से पहले, रिप्लेसमेंट उसका नहीं किया। तो जो पर्ची एक बार निकल गई उसके दोबारा निकलने के चांसेस नील, यानी कि पहली पर्ची, अगर कोई पर्ची जो पहली बार में निकल गई है तो दोबारा तो वो निकलेगी नहीं, क्योंकि वो तो आपने दोबारा से तो उसमें पॉपुलेशन में शामिल की ही नहीं, वो तो आपने अलग रख दी। तो जो भी एक बार सैंपल निकल गया, जो आइटम एक बार चूज़ हो गया, उसका दोबारा चूज़ होने के चांसेस नील हो जाते हैं। इसको हम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि उसको एक बार निकाल लिया तो उसको वापस उसमें नहीं रखा दोबारा दूसरी जो आइटम चूज़ करने से पहले। अच्छा, अगर हम ऐसा करते कि एक पर्ची निकाली, उसको चूज़ किया, तो एक पर्ची निकाली, उसको नोट करके वापस उस पर्ची को उन्हीं 10 पर्चियाँ जो थी उनको पूरा किया, 9 जो बची उनके साथ 10वीं वो भी मिला दी, फिर दोबारा से पिक करते हैं उनमें से कोई और। तो ये जो हमने पहली बार में निकाली थी, इसके भी कुछ एक चांसेस तो हैं कि वो भी प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा या तीसरी बार में या चौथी बार में वो पर्ची भी आ जाए जो हमने पहले एक बार निकाली थी। तो ये होता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी कि वो पर्ची हमने वापस उसमें डाल दी, एक बार चूज़ की उसके बाद उसको वापस उसमें डाल दिया, तो ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर हमने पर्ची निकाली और उसको एक साइड में रख दिया, दूसरी पर्ची निकालने से पहले पहली वाली को उसमें नहीं डाला, मिलाया नहीं पॉपुलेशन में, तो वो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है साथियों, हाउ टू डू रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग कैसे करनी है, सपोज देयर आर 100 एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड विश टू इंटरव्यू एंड रैंडमली चूज सैंपल ऑफ 10। अब 100 एम्प्लॉय हैं, उनमें से किसी को रैंडमली हमें चूज एन एग्जाम्पल फॉर 10, 10 को हमने लेके उनका करना है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, हर एक स्लिप उसमें डाल के बॉक्स में डाल दिया। आफ्टर मिक्सिंग देम थॉरोली वी ड्रॉ द 10 स्लिप एट द रैंडम, द एम्प्लॉय हुज नेम अपीयर ऑन द 10 स्लिप आर द आवर रैंडम सैंपल। अब 100 लोग हैं, उनमें से किसी 10 का हमें इंटरव्यू करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 के नाम की पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाल देंगे, उसमें से रैंडमली कोई 10 निकाल दिए, और जो 10 निकाले उनको हमने इंटरव्यू कर लिया। तो ये मेथड जो है वो क्या है, छोटे जो ग्रुप हैं उनके साथ बढ़िया काम करता है। लेकिन जहाँ पर बड़े ग्रुप हैं, हालांकि ये जो एग्जाम्पल हुआ ये हमारा रैंडम सैंपल का एग्जाम्पल हो गया, और ये छोटे ग्रुप जो होंगे वहाँ पर बढ़िया काम करेगा। लेकिन जहाँ पर बड़े ग्रुप हैं बट प्रेजेंट प्रॉब्लम विद द लार्ज पॉपुलेशन, अब जहाँ पर लाखों लोगों की बात है वहाँ पर तो हम सबके नाम की पर्ची बनाकर बॉक्स में नहीं डाल सकते। और ये भी है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्चियाँ जो हैं, वो पेपर जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो पाएँ। जिनको हमने बाद में जो पहले सैंपल किए हैं वो नीचे चले गए वो बॉक्स में, और जो बाद में सैंपल किए हैं जिनका नाम बाद में आया वो पर्चियाँ ऊपर रह गई, ऊपर वाले पिक हो गए। तो वहाँ भी वो भी एक रैंडम, फिर उसको हम नहीं कहेंगे। We cannot select a random sample by using random numbers. These numbers can be generated either by the computer program or scrambling number और तो ये सब हैं साथियों। इसमें जहाँ हमें बड़े
जब लेना होगा, बड़ी सैम्पलिंग करनी होगी, तो वहाँ पर्चियों की बजाय क्या करते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके जो रैंडम जो पिक करके वो बता सकते हैं। तो ये इस तरह का जो सैम्पलिंग होती है, जैसे टेबल में हमें दी हुई है, जो मतलब इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है, कहीं से भी कोई भी नंबर चूज़ किया गया है, तो ये जो है वो रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया, अगर हम असाइन कर दें किसी को, इस टेबल को मान लीजिए हमें यूज़ करना है, वी असाइन ईच एम्प्लॉय विद द नंबर 0 to 99. Consult the table above and pick a systematic method to select any two digit, like the first two digits. So we have 15, 9 and so on. We get our 10 numbers. तो ये है कि अगर हम 0 से 99 तक कोई नंबर इनको दे दें और उसके बाद में कोई भी सेलेक्ट कर लें। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के केस में क्या होता है, इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट अ यूनिफॉर्म लेवल दैट इज मेजर्ड in time, order or space. If we want to interview every 20th student on a college campus, we would choose a random starting point in every 20 names and then pick every 20th thereafter. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में साथियों रैंडम सैम्पलिंग से थोड़ा सा अलग होता है, जो सिंपल रैंडम जो है उससे थोड़ा सा अलग है। यानी कि जैसे यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अगर हमने मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया कि हम हर 20वें स्टूडेंट का, एवरी 20th स्टूडेंट जो आएगा जिसका नंबर 20 आएगा, उसका हम इंटरव्यू करेंगे। तो हम कहीं से भी मान लीजिए हमने शुरू कर दिया, तो जो 20 आ रहा है, जिसके पास 20 आएगा उसका हमने इंटरव्यू कर लिया। अब उसके बाद में बाकी जो 1 से लेकर 20 तक जो बीच में बचे, उनका तो कोई चांस आना ही नहीं है, उनका कोई भी नाम आने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसे ही 20 के बाद में जो 21, 22, जो 20 से 40 के बीच में जो लोग रह गए, उनका भी आने का, नाम आने का कोई चांस नहीं है। सिस्टमेटिक सैंपल डिफर फ्रॉम द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन दैट ईच एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, बट ईच सैंपल डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। आप समझ रहे हैं कि ये ईच सैंपल का चांस तो है, ईच एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि वो नंबर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और 20वां नंबर किसी का भी आ सकता है। तो हर एक एलिमेंट का चांसेस तो है, बट हर एक जो ईच सैंपल डज नॉट हैव इक्वल चांस, तो हर एक सैंपल के जो हैं वो इक्वल चांस नहीं होंगे। दिस वुड हैव बीन the case if our earlier example we had assigned number 0 to 99 to our employee and they began to choose our sample from 10 by every। अब मान लीजिए जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि 0 से 99 तक हमने नंबर दे दिए और वहाँ पर क्या था, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करना था। यहाँ पे अगर हम कह दें कि हर एक 10 को छोड़ के हमें सेलेक्ट करना है, तो फिर वहाँ पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लागू हो जाएगी, यानी कि हमने कोई कंडीशन उसमें लगा दी है। जैसे कि 10 को छोड़ के करना है, इसका मतलब पहला हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर 10 को गैप रखा, फिर 11वां हो गया, फिर 10 का गैप रखा, फिर 11, 21 हो गया, 31 हो गया एंड सो ऑन। तो एम्प्लॉई जिनका 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो नंबर हैं 1 से 10 के बीच में जो आ रहे हैं, उनके दे हैव नो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड टुगेदर। तो उनका कोई चांस नहीं है कि वो एक साथ सेलेक्ट हो जाए। इन सिस्टमेटिक सैंपल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एरर इनटू द सैम्पलिंग प्रोसेस, द सिस्टम में कॉज अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू चेक। तो ये सब है, इसमें कई सारी दिक्कतें आने के भी चांसेस होते हैं। देयर आर हायर लाइकलीहुड ऑफ द फ्राइड, जैसे हमें अगर ये पता लगाना है कि कितने जो हाउस होल्ड हैं वो बाहर खाना खाते हैं। अब लेकिन इसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि हम जो है कब चेक करेंगे, किसी एक दिन हम जाके ये सर्वे करेंगे। अब वो दिन कौन सा रख लेते हैं हम, वो दिन रख लेते हैं हम फ्राइडे का, कि हम फ्राइडे के दिन जाके ये चेक करेंगे कि कितने लोग बाहर खाना खाते हैं, एक सैंपल रैंडम सर्वे हम करेंगे। अब लेकिन चूंकि फ्राइडे जो है वो वीकेंड की शुरुआत है, तो ज़्यादातर लोग जो है वीकडेज़ में नहीं जाना पसंद करते, उनके पास टाइम उतना होता नहीं, ऑफिस से लेट होते हैं, तो वीकेंड पे वो जाएंगे। तो फ्राइडे या सैटरडे में अगर हम ये सैम्पलिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो है देर इज़ हायर लाइकलीहुड ऑफ द फ्राइडे एज बीइंग द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड, वी गेट द हायर रिजल्ट। ज़्यादा लोग आपको बाहर खाना खाते हुए फ्राइडे या सैटरडे में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वीकडेज। तो यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो एक्चुअल नहीं होंगे, वो उतना ऑथेंटिक नहीं होंगे। Systematic sampling has some advantage. Even though systematic sampling may be inappropriate when the element lie in the sequential pattern, the method may require less time and sometimes result in lower cost than the simple random। तो इसमें जो हमारा कुछ एक नुकसान है तो कुछ एक फ़ायदे भी हैं इसमें। एडवांटेज ये है इसका कि कम टाइम लगता है, इसमें लेस टाइम लगता है और रिजल्ट जो है कम कॉस्ट पे हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, जो हमने किसी पॉपुलेशन को, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स, होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, और कॉल्ड स्ट्रेटा, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। देन वी यूज़
one of the following two approaches. Either we select at random from each stratum a specified number of elements corresponding to the proportion of their stratum in the population as a whole, or we draw an equal number of elements from each stratum and give weight to the result according to the. With either approach, stratified sampling guarantees that every element in the population has a chance of being selected. तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है, जो रिलेटिवली जो है होमोजीनियस ग्रुप है, स्टेटा जिसे हम कहेंगे, उनको क्या करते हैं, इसमें दो तरह की अप्रोच अपनाते हैं. या तो हम क्या करेंगे, उनको जो स्टेटम जो बनाए हैं हमने उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे रैंडम बेसिस पर स्पेसिफाइड नंबर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि कितने प्रोपोर्शन में है उतने में उसमें से एक पर्टिकुलर नंबर जो है, कि हमें मान लीजिए हर एक में से 10 लोग लेने हैं, तो हर एक जो ग्रुप बनाया है उसमें से 10 लोग लेंगे. या फिर or we draw an equal number of element from each stratum and give weight to the result according to the stratum population and total population. तो या तो उनके स्पेसिफाइड नंबर जो है करस्पॉन्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ दैट स्टेटम, मतलब उसमें जितने ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वेटेज के हिसाब से जितने वो को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में उसमें से सैंपल लेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करेंगे और सभी स्टेटम में से उतने ही नंबर के लेंगे. तो ये दो तरीके इसमें हो सकते हैं जहाँ पर हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं. तो ये तो हमारा स्ट्रेटिफाइड मेथड है, जहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप मिला के अलग अलग ग्रुप पॉपुलेशन के डिवाइड करके और इस तरह से सैम्पलिंग ली जाती है. व्हेन वी यूज़ स्ट्रेटिफाइड, कब यूज़ करते हैं इसको हम, जब पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी डिवाइडेड है ग्रुप्स में ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वी विश टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह के जो उसमें रेस, सेक्स, इनमें डिवाइड है. अब मान लीजिए कोई एग्जांपल इसमें दिया है कि जैसे कोई जीन्स कंपनी है, वो क्या करती है, वो जानना चाहती है कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा जीन्स पहनना पसंद करते हैं. तो वहाँ पर हम इस तरह के इस सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं. होमोजीनियस ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप जो है उनके ग्रुप्स बना के, और उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे उससे हमें बराबर इक्वल नंबर ऑफ पीपल लेंगे, इक्वल नंबर ऑफ सैंपल लेंगे. 13 से 20 वाले उतने ही, 20 से 30 वाले उतने ही, 30 से 40 वाले और 40 से प्लस वाले भी उतने ही. तो उसके बाद उनका ओपिनियन जब हम लेंगे तो रिजल्ट जो है वो ठीक मिलेगा. वहाँ पर हम इस तरह की जब सैम्पलिंग करनी होती है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है. The advantage of stratified sample are there when they are properly designed, they more accurately reflect characteristic of the population. अगर उनको सही तरीके से अगर यूटिलाइज़ किया जाए, इस मेथड को सही तरह से सेलेक्ट किया जाए, तो वो बढ़िया जो है वो रिजल्ट देते हैं या प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर एंड देन सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ दीज क्लस्टर. हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं अलग अलग, और फिर उन क्लस्टर्स में से रैंडम सैंपल लेते हैं. वी अज्यूम दैट दीज इंडिविजुअल क्लस्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल. मार्केट रिसर्च करनी है कि अगर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ मार्केट रिसर्च टीम इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द सैम्पलिंग द एवरेज नंबर ऑफ टेलीविजन सेट पर हाउस होल्ड इन द लार्ज सिटी, कि कितने जितने भी घर हैं उनके घरों में कितने टीवी हैं, लोगों के घरों में कितने टीवी हैं पर हाउस होल्ड देखना चाहते हैं. तो वहाँ पर उस तरह की जो अगर कोई बड़ा सिटी है तो वहाँ पे क्या करेंगे कि एवरी हाउस होल्ड इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स वुड बी इंटरव्यू. जो क्लस्टर बनाए हैं उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे. दे कुड यूज़ अ सिटी मैप, एक सिटी मैप बनाएंगे, डिवाइड द टेरिटरी इनटू ब्लॉक एंड देन चूज अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्लस्टर फॉर इंटरव्यूइंग. यानी कि कोई होमोजीनियस टाइप का सैंपल नहीं है. जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था, वहाँ भी जो ग्रुप्स बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो होमोजीनियस टाइप के ग्रुप, यानी कि जो एक सिमिलैरिटी शो करते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि वो क्लस्टर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, वो हर एक जो सोसाइटी का जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा. जैसे मान लीजिए कोई सिटी है, उसमें से एक ले लेते हैं कि उसको मैप में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉलोनी को एक क्लस्टर या एक ग्रुप मान लेते हैं, दूसरी कॉलोनी को दूसरा ग्रुप मान लेते हैं. तो वहाँ पे क्या है, सब तरह के लोग होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, रिच पीपल भी होंगे, तो सब तरह के लोग हो सकते हैं. तो उस तरह से यानी कि वो एक तरह से रैंडम सैम्पलिंग की यहाँ पर बात हो जाएगी. कोई होमोजीनियस ग्रुप वहाँ पे नहीं बन रहा, और हर एक ब्लॉक में से, हर एक क्लस्टर में से कुछ लोगों को लेकर, सर्टेन पीपल को लेकर उनका इंटरव्यू करेंगे. देन अ वेल डिजाइंड क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन प्रोड्यूस अ मोर प्रिसाइज सैंपल एट कंसिडरेबली लेस कॉस्ट देन दैट ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो अगर प्रॉपरली क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ किया जाए तो जो सिंपल रैंडम टेक्निक जो है हमारी, कि शहर में जाके और बिना कोई ग्रुप बनाए, बिना कोई सैंपल किसी तरह का स्टेटम बनाए, और सिंपली जाके किसी से भी इंटरव्यू करके कुछ लोगों को बुला के, तो उसकी बजाय अगर इसको यूज़ करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग को, तो वहाँ पर बेटर रिजल्ट्स के चांसेस हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस हैं और कम कॉस्ट में.
कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। अब क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड का कंपैरिजन अगर हम करते हैं, दोनों ही जो सैम्पलिंग है वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप। दोनों में ही ग्रुप में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन का, चाहे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करें या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग करें, दोनों में ही ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वी यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग व्हेन ईच ग्रुप है स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ। जो ग्रुप हैं उनमें छोटा छोटा वेरिएशन है आपस में, इन वाइड वेरिएशन, बट देयर इज वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। जो स्मॉल वेरिएशन है ईच ग्रुप में, जबकि देयर इज वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। वी यूज क्लस्टर सैम्पलिंग इन द अपोज केस व्हेन देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है साथियों, विद इन ग्रुप, यानी कि जो एक ग्रुप है, एक क्लस्टर जो है उसके अंदर जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा, जबकि स्ट्रेटिफाइड के केस में जो ग्रुप है उसके अंदर जो लोग हैं वो लगभग एक जैसे होंगे। यानी कि एक ग्रुप 13 से 20 साल के बीच का है तो वो सारे 13 से 20 साल के होंगे, मोस्टली 20 से 30 साल के होंगे, तो उनमें आपस में जो है एक ग्रुप के अंदर जो है वेरिएशन कम होगा, लेकिन दो ग्रुप्स के बीच में वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है। जबकि क्लस्टर में क्या है, एक ग्रुप के अंदर जो है वेरिएशन ज़्यादा होगा, एक ग्रुप क्लस्टर के अंदर जो लोग हैं उनके वेरिएशन ज़्यादा अलग होंगे, हर तबके के लोग होंगे, लेकिन जो दो ग्रुप हैं, एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी, तो वो लगभग एक जैसे ही होंगे। तो ये इनमें कंपैरिजन करते हैं, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। बेसिस ऑफ स्टैटिकल इंटरफेरेंस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग अटेम्प्ट टू अप्रोक्सीमेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सभी जो सिस्टमेटिक हो, चाहे स्ट्रेटिफाइड हो या क्लस्टर हो, इन सभी का क्या है, ये जो है वो रैंडम सैम्पलिंग के को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली उनके में जो अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं किसको, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, उसकी तरफ ही जाते हैं। ऑल द मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर देयर प्रिसीजन, इकोनॉमी और फिजिकल ईज। मतलब ये सभी मेथड जो हैं वो डेवलप किए गए हैं कि उनके प्रिसीजन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से कि कम खर्चा आता है, और फिजिकल ईज हमारे लिए हो जाती है, मतलब उतना मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है। However, as we do problem, we shall assume that the entire sample we are talking about are data based on the simple random sampling। लेकिन जो भी हमारे वो होंगे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उसमें जो एज्यूम करेंगे वो यही है कि वो सिंपल रैंडम टेक्निक से हुए हुए हैं। तो ये है साथियों, इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये साथियों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, इसके पार्ट 2 में फिर हम यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।